नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग अपने 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं और आज आपका क्लास नंबर 3 है। इसमें हम जो है कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उन पर बात करने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपसे चर्चा करेंगे, तो आप हर एक प्रश्न को ठीक से ग्रिप अप करिएगा और आंसर करिएगा। चलिए, पहले नंबर का क्वेश्चन है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जलवायु से प्रश्न आपसे पूछे ही जाते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर 68वीं बीपीएससी 2023 में जो कि हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार आप आंसर करिए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो यह CWG में आपको देखने को मिलता है। CWG मतलब जो शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार है, इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो है यह आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ध्यान रखिएगा एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, यहाँ पर जो सी का अर्थ है, ठीक है, जो सी का अर्थ है वह आप देखेंगे शुष्क शीत या मध्य अक्षांशीय आर्द्र शीतोष्ण जलवायु है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद डी की अगर हम बात करें तो डी के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, सॉरी डब्ल्यू के संदर्भ में आप ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ जो होता है वह शुष्क जो है शीत ऋतु, यानी कि आप देखेंगे सर्दियों में मौसम शुष्क रहता है और वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, तो शुष्क शीत, और यहाँ पर शुष्क शीत ऋतु की बात करें तो डब्ल्यू का अर्थ होता है यानी सर्दियों में मौसम जो शुष्क रह रहा है वह, और जी का मतलब होता है यहाँ पर, जी के अर्थ की बात करें तो गंगा का मैदान या गर्म ग्रीष्मकाल। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में मानसून के कारण जो पर्याप्त वर्षा वह होती है और इसी को CWG कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्षेत्र की जलवायु की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ गर्मियाँ अत्यधिक गर्म होती हैं और आप देखेंगे मुख्य रूप से जुलाई से सितंबर के दौरान जो मानसूनी हवाएं हैं इनके कारण भारी वर्षा होती है। ठीक है, तो अक्सर आप देखेंगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जा रहा है, अभी तो 50 तक पहुंच जा रहा है। ठीक, आप गौर कर रहे होंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसके विपरीत सर्दियों का मौसम आप देखेंगे तो हल्का सुहावना और पूरी तरह से शुष्क होता है। ठीक है, तो कोपेन का जो वर्गीकरण है इसके अनुसार जो है इस जलवायु प्रदेश में CWG में आपको देखने को मिल जाता है। चलिए, दूसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु की बात करी जा रही है, किससे प्रदर्शित की जाती है? उत्तर बिहार की, है ना। तो दोस्तों, यह भी आप देखेंगे 63वीं में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तर बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार को CWG, है ना, मानसून प्रभावित आर्द्र जो उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है। CWG एक मानसून प्रभावित, हमने बताया कि आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है जिसमें गर्म ग्रीष्मकाल और शुष्क सर्दियां होती हैं, और यह जलवायु मुख्य रूप से उत्तरी भारत जैसे गंगा के मैदान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और बिहार के क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस जलवायु में तीन स्पष्ट ऋतुएं आपको नजर आएंगी, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है अपने क्वेश्चन पर। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, किससे बताएंगे आप? तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा बिहार का अधिकांश भाग गंगा और उसकी जो सहायक नदी की बात करें, है ना, तो इस नदियों के मैदान के क्षेत्र में स्थित आपको दिखाई दे देगी। और नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई गाद और जो तलछट है इसके जमाव के कारण यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 90%, है ना, 90% से अधिक क्षेत्रों पर जो जलोढ़ या कछारी मिट्टी है वह आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है, कृषि के दृष्टि से देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे तो आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि इस जगह पर जैसे धान की बात करें, गेहूं की बात करें, है ना, गन्ना की बात करें, तो यह सभी बहुत ही प्रमुख फसलें हैं जो इस वाले क्षेत्र में आपको उगते हुए नजर आएंगी। ठीक है, तो इस पर आप विशेष तौर पर गौर करेंगे। इसके साथ साथ आप एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि पहाड़ी मिट्टी की यहाँ पर बात करी गई है। तो पहाड़ी मिट्टी बिहार के केवल उत्तर पश्चिम विभाग जैसे पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर छेड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो बहुत ही आप देखेंगे बहुत ही सीमित क्षेत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहाड़ी की भी बात करें तो ध्यान रख सकते हैं आप इसको, है ना। इसके अलावा रेगुर मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी भी इसको कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे, काली मिट्टी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो रेंगुर मिट्टी है इसका निर्माण मुख्य रूप से जो बेसाल्ट चट्टानें इनके टूटने फूटने से होती है। और यह मिट्टी मुख्य रूप से जो दक्कन का पठार है जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, यह जो है आते हैं, इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है।
और बिहार में इसका विस्तार न के बराबर है, ध्यान रखिएगा। रेगुर मिट्टी बिहार में नहीं पाई जाती है, गौर करेंगे। तराई मिट्टी की बात करें तो तराई मिट्टी बिहार का जो उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र है, जो नेपाल के सटे हुए जो है आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके साथ एक पतली पट्टी के रूप में हमने आपको कल वाले परसों वाले सेशन में मैप में बताया था, है ना। जो तराई क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से हिमालय का पाद कहा जाता था, उसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे तो आप गौर करेंगे तो तराई मिट्टी जो है पाई जाती है और नेपाल की सीमा के साथ जो है पतली पट्टी के रूप में है। जैसे चंपारण से लेकर आप देखेंगे किशनगंज तक प्रॉपर इसका विस्तार देखने को मिलेगा। और आप ध्यान रखिएगा बिहार में यहीं पर जो है यह क्षेत्र आपको चिन्हित दिखाई देगा, न कि पूरे भाग में, है ना। और आप गौर करेंगे तो यहाँ पर तराई क्षेत्र जो है, तराई वाली मिट्टी जो है पाई जाती है, ठीक। तो इस पर भी आप गौर करेंगे। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है कि बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में जो मुख्य रूप से अगर हम बात करें पायमोटे स्वयं मिट्टी है वह पाई जाती है। 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है प्री में 2020 में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पायमोटे स्वैप है इसको बोला जाता है पिडमॉन्ट दलदली, ठीक है। इसको बोला जाता है, आप बहुत अच्छे तरीके से इस नाम से शायद आप वाकिफ होंगे, पिडमॉन्ट दलदली, ठीक है। इससे तो पक्का वाकिफ होंगे आप, मुझे पूरा भरोसा है। तो अगर इसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा पिडमॉन्ट दलदली मुख्य रूप से बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में, है ना। उत्तर पश्चिम भाग की बात करें तो उत्तर पश्चिम भाग में जो है जो पश्चिमी चंपारण जिला है, पश्चिमी चंपारण जिला है, इस जिले की अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण जिले का तराई वाला क्षेत्र और जो सोमेश्वर दुन पहाड़ी की तलहटी वाला क्षेत्र है इसमें पाया जाता है। पायमोटे की स्वैप मिट्टी की बात करें तो मुख्य रूप से पहाड़ों की तलहटी जो गिरिपाद है इस वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की जलमग्न और दलदली मिट्टी है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर यह मिट्टी पहाड़ों से आने वाली नदियों और जो भारी वर्षा है इसके कारण अधिकांश समय जलमग्न वाटर लॉक्ड है वह आपको देखने को मिलेगी और यह अत्यधिक नमी से युक्त रहती है, इसको आप गौर करिएगा, ठीक है। और यह बनावट में मुख्य रूप से चीका चिकनी होती है, आप देखेंगे तो यह जो है चीका की तरह, क्ले की तरह आपको नहीं हो जाएगी, ठीक है, चीका जिसको बोलते हैं। और ये निचले स्तरों पर कंकड़ पत्थर और चट्टानी टुकड़ों में मिलती है। इसका रंग आपको गहरा हल्का पीला काला दिखाई देगा। दलदली क्षेत्रों में वनस्पतियों के सड़ने के कारण इस मिट्टियों में जो ह्यूमस और जो ऑर्गेनिक मैटर है यह प्रयुक्त मात्रा में आपको देखने को मिल जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसमें चूना जो लाइम और जो पोटास है इसकी मात्रा पर्याप्त रूप से आपको देखने को मिलेगी और इस मिट्टी में नाइट्रोजन और जो फास्फोरिक एसिड है इसकी भारी कमी होती है। ध्यान रखिएगा, चूंकि यह मिट्टी आप देखेंगे इस मिट्टी में पानी रोकने की जो क्षमता है वह अत्यधिक होती है, इसलिए इसको ड्रेनेज जल निकासी की उचित व्यवस्था करके मुख्य रूप से जो धान चावल की अच्छी पैदावार है वह करी जा सकती है, ठीक है। अत्यधिक दलदली और भारी होने के कारण सामान्य फसलों की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ और उपयुक्त भी होती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी है, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। हमने आपको बताया इसको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिक पाई जाती है, ठीक है। काली मिट्टी, नवीन जलोढ़, प्राचीन जलोढ़ या लाल मिट्टी। तो दोस्तों यहाँ पर मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो नवीन जलोढ़ है यह जो है पाई जाती है, इसको न्यू एलुवियल मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से गौर करेंगे और यहाँ पर इस मिट्टी की जो प्रधानता है यह आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको गौर करेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इसे स्थानीय भाषा में खादर मिट्टी भी कहा जाता है, स्थानीय भाषा में खादर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस पर आप गौर करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, उत्तर बिहार के जिले जो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण की बात करें, इसमें आप देखेंगे तो गंडक और इसके अलावा जो बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला जैसी नदियों के बाढ़ के मैदान जो है मुख्य रूप से आते हुए आपको दिखाई देते हैं। और ये नदियां हर साल आप देखेंगे तो अपने साथ नई उपजाऊ मिट्टी जो गाद है वह बहा कर लाती है, जिससे यहाँ नवीन जलोढ़क मिट्टी का निर्माण होता है। और यह मिट्टी मुख्य रूप से अगर आप धान की फसल देखेंगे, गेहूं की बात करेंगे, पटसन की बात करेंगे, गन्ने की खेती की बात करेंगे तो इनके लिए अत्यंत उपजाऊ साबित होती हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा। न्यू एलुवियल मिट्टी की कृषि के उद्देश्य से बहुत ही प्रमुख मिट्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में लाल बलुआ मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। तो बिहार में जो रेड सैंडी सॉइल है ना, गौर करिएगा, बिहार में जो रेड सैंडी सॉइल है
ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, यह कैमूर और रोहतास वाला जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। और यह मिट्टी आप देखेंगे तो बालू के कण और जो लेटेराइट है इससे बने होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, बालू के कण और लेटेराइट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है ना, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको यह पता होना चाहिए, लेटेराइट। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बालू के कण और लेटेराइट से बनी होती है और इसके कारण इसका रंग क्या होता है, इसी के कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यह मिट्टी बहुत ही कम उपजाऊ होती है। मुख्यतः आप देखेंगे मुख्य रूप से जो मोटे अनाज हैं, ठीक है, मोटे अनाज जैसे ज्वार और बाजरा की बात करें तो यहाँ पर ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इसकी खेती के लिए बहुत ही प्रमुख होता है। इसकी प्रमुख रूप से जो है आप इसकी खेती यहाँ पर देखेंगे तो होती है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लाल एवं पीली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। लाल एवं पीली मिट्टी की बात करी जा रही है। तो दोस्तों बिहार में लाल और पीली मिट्टी आप देखेंगे दक्षिणी पठारी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। विशेष रूप से अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो बांका का नाम आप सीधे ले सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप जो है गया का नाम ले सकते हैं, गया का नाम, गया जी। और इसके अलावा जो औरंगाबाद है, इसका नाम ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप जमुई देखेंगे, जमुई में भी, है ना, मुंगेर में देखेंगे। तो यहां सब आप देखेंगे तो मुख्य रूप से बिहार में लाल और पीली मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट में। और आप देखेंगे यहाँ पर मुख्य रूप से इसका जो लाल रंग है यह लोहे के ऑक्साइडों की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, जो लाल रंग है आप गौर करिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, इसके कारण जो है होता है, इसकी उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो आप इस पर भी गौर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है। ठीक है, आप बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार में अधिकतम वनावरण वाला जिला आपको कैमूर दिखाई देगा, ऑप्शन सी में नजर आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैमूर है। कितना है तो आप ध्यान रखेंगे 1025.68 वर्ग है, 68 वर्ग, ठीक है, किलोमीटर है। और जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.51% है। और इस जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल के, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, क्षेत्रफल का लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है, लगभग जो है 30.51% आपको नजर आएगा। यह एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए हो जाता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस प्रदेश में बिहार में सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसके बारे में भी आप गौर करेंगे, है ना। आपसे अगर पूछा जाए सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र, नोट कर लीजिएगा, सर्वाधिक जो है अति सघन वन क्षेत्र, यह आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो 330.78 वर्ग किलोमीटर है, 330.78 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अधिकतम जो मध्यम वन क्षेत्र है वह भी पश्चिमी चंपारण में ही देखने को मिलेगा, 527.25 वर्ग किलोमीटर। और अधिकतम खुला वन क्षेत्र आपको कैमूर जिला में ही देखने को मिलेगा। तो अधिकतम खुला वन, ओपन फॉरेस्ट में ऐसे लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर अधिकतम खुले वन क्षेत्र की बात करें तो 499.68 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कैमूर में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको भूलेगा नहीं। और कैमूर ही इसका आपका सही आंसर भी है। ठीक है, अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले जो 5 जिले हैं उसमें कैमूर,
ठीक है, पश्चिमी चंपारण, जमुई, रोहतास और गया, इस क्रम में आप ध्यान रखिएगा, यह आपको नजर आएंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में सबसे कम वनावरण वाला जिला कौन सा है? अच्छा प्रश्न है यह भी। तो ध्यान रखिएगा, बिहार में जो न्यूनतम वनावरण वाला जिला है वह आपको शेखपुरा नजर आएगा। ठीक है, और मात्र आप देखेंगे इसका जो वनावरण है 0.82 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो यहां पर आप इसको ध्यान रखिएगा। और भौगोलिक कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर हम देखें, इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर हम देखें तो कितना आपको नजर आ जाता है? 0.12%। ठीक है, यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले 5 जिले अगर बढ़ते क्रम में आपसे कह दिया जाए अरेंज करने के लिए, तो शेखपुरा, अरवल, बक्सर, जहानाबाद और सिवान का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार का सबसे गर्म स्थान वाला जिला कौन सा है? पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर। तो गया बिहार का सबसे गर्म स्थान वाला जिला है, यह ध्यान रखिएगा। गया जी हो गया है, ध्यान रखना है भाई, है ना। और जहाँ पर अधिकतम तापमान आप देखेंगे मुख्य रूप से 43 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक जो है एवरेज जो है नापा जाता है, इसके बीच रहता है। और अधिक गर्मी के कारण बिहार का हीट बाउल भी इसको कहा जाता है। आपसे कहा जाए कि बिहार का हीट बाउल कौन सा है, तो आप इसी का नाम ध्यान रखिएगा, बिहार का हीट बाउल भी कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, गया जी में इतनी अधिक गर्मी पड़ने के मुख्य भौगोलिक और पर्यावरणिक कारण जो आपको नजर आएंगे वह यह नजर आएगा कि यह जिला तीनों ओर से बिना पेड़ पौधे वाली चट्टानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ की जो प्रमुख नदी फल्गु है, जो गर्मी के दिनों में पूरी तरह सूख जाती है, और सूखे रेत और चट्टान सूरज की रोशनी में बहुत जल्दी जो है गर्म हो जाती है इसके कारण। और आसपास की जो पहाड़ियां, इन पर पेड़ों की कमी के कारण चट्टान सीधे सूर्य के किरण के संपर्क में आती है और गर्मी को अवशोषित कर लेती है। और यह क्षेत्र आप देखेंगे तो कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसके काफी करीब स्थित है, जिससे यहाँ धूप और गर्मी का प्रभाव अधिक भी रहता है। ठीक है, तो ये सभी कारण हैं इसके पीछे के। आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप ऐसे बस नहीं बता देंगे हाँ ठीक है, आप इसके पीछे का रीजन भी बताएंगे ना, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए, बिहार का गर्म सबसे देख लिया, अब सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, कौन सा जिला है? तो दोस्तों यहाँ पर बिहार में मौसम की स्थिति के अनुसार गया सबसे ठंडा जिला भी माना जाता है। सर्दियों के मौसम में यहाँ न्यूनतम तापमान कई बार आप देखेंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे ठंडा जिला है। सर्दियों के मौसम में यहाँ न्यूनतम तापमान इतना पहुँच जाता है जो राज्य में आप देखेंगे हर जिले में सबसे ज़्यादा कम आपको नजर आएगा। और ये दक्षिणी बिहार में स्थित है। यहाँ की स्थलाकृति, पथरीली चट्टानें और इलाकों के कारण यहाँ अत्यधिक ठंड और गर्मियाँ भीषण रूप से आपको देखने को मिलती हैं। जनवरी का महीना सबसे सर्द यहाँ पर आपको रिकॉर्ड दिखाई देता है। तो सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला यही आपको नजर आएगा। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ठीक है, यह आप देखेंगे तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपको किशनगंज देखने को मिलेगा। ठीक है, किशनगंज मैप में देखिएगा, यहाँ औसतन जो वर्षा है वह आप देखेंगे तो 2000 मिलीमीटर होती है ना, मिलीमीटर होती है, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। और लगभग आप देखेंगे तो 217 मिलीमीटर तक वार्षिक वर्षा 2177 मिलीमीटर तक वार्षिक वर्षा यहाँ होती है। और अपने आप देखेंगे तो आर्द्र और वर्षा संपन्न मौसम के कारण इसे अक्सर बिहार का चेरापूंजी कहा जाता है। तो किशनगंज को मुख्य रूप से आप देखेंगे तो बिहार का, आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए कि बिहार का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो आप इसका नाम ध्यान रखिएगा, बिहार का चेरापूंजी इसको कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से कि न्यूनतम वर्षा वाले जिलों में जो न्यूनतम है उनका भी नाम आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, न्यूनतम जिला जो है वर्षा वाले, वर्षा के संदर्भ में, तो यहां पर आप सबसे पहले नाम ध्यान रखेंगे कैमूर का, कैमूर, फिर रोहतास, और इसके बाद रोहतास के बाद आप नाम ध्यान रखेंगे औरंगाबाद का, और फिर औरंगाबाद के बाद गया जी। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखेंगे। ओके, तो यह जो जिले हैं इनकी बात जो हमने करी, यह आप देखेंगे तो न्यूनतम वर्षा वाले जिले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। 71वीं यूपीएससी में पूछा गया है प्री के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 71 में पूछा गया है और आप अभी 72 देने वाले हैं। देखिए ऐसा ही प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि सर कैसा प्रश्न, बहुत छोटा छोटा बहुत आसान सा है। भाई ऐसे भी प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हर तरह से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। चलिए बता दीजिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभ्यारण्य बिहार के आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो बिहार का पश्चिमी चंपारण जिला है, पश्चिमी चंपारण, बिहार का जो पश्चिमी चंपारण जिला है इसकी बात करें तो इस जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। ये ठीक है, गौर करना है। और ध्यान रखिएगा यह वर्तमान में बिहार में प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, मुख्य रूप से यह एक प्रकार की बाघ परियोजना है, बाघ परियोजना है। ठीक है, बाघ परियोजना है ना। इसके अंतर्गत आने वाला एकमात्र कार्यरत बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी पश्चिम चंपारण में ही स्थित है, जो आपको ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, सही आंसर ये है, यह भी आपको पश्चिमी चंपारण में ही देखने को मिलेगा, है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें भी स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है, वेटलैंड वन्यजीव अभ्यारण्य है। और अगर हम बात करें तो बाघ परियोजना के अंतर्गत यह शामिल नहीं है, इसको आप जरूर गौर करेंगे। इसके अलावा भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह भी आप देखेंगे तो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, मुंगेर जिले में आपको स्थित दिखाई दे देगा। और यह एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है, ध्यान रखिएगा। यह जो है आप देखेंगे गर्म पानी के झरने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। और यह प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा नहीं है, यह भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो गर्म पानी का झरना है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। ठीक है, गौर करना है बहुत अच्छे तरीके से। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। हमने आपको बताया, मुझे लगता है कि सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। और लास्ट प्रश्न है, रिपीटेड है ये क्वेश्चन और आप सभी से अपेक्षित हूँ मैं कि आंसर आप जरूर करेंगे। तो दोस्तों बिहार की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो गंगा के मैदानी भाग में है। ठीक है, आपको पता है, इसको बताने की जरूरत तो है नहीं, गंगा के मैदानी भाग में है। और अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी हवा और बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्रभावित होती है, जिसके कारण जून से सितंबर के बीच आप देखेंगे तो भारी वर्षा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप इसको गौर करेंगे। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार आपको हमने बताया कि बिहार का केवल दक्षिणी पूर्वी भाग जैसे जमुई, बांका, इनको आप देखेंगे तो AW यानी जो उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, न कि अधिकांश भाग आप देखेंगे जो CWG है उपोष्णकटिबंधीय मानसून क्षेत्र, इसके अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा गर्म एवं शुष्क जलवायु, अत्यधिक कम वर्षा और जो रेतीले इलाके हैं जैसे राजस्थान के थारू मरुस्थल आप देखेंगे तो उनकी विशेषता होती है। ठीक है, और बिहार एक अत्यधिक उपजाऊ और नदियों वाला मैदानी राज्य है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इस वजह से उष्णकटिबंधीय मानसून आपको गौर करना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हर एक प्रश्नों को हमने ठीक से देख लिया है, हर एक प्रश्नों को आपके साथ कनेक्ट कर लिया है। आप एक बार मुझे बताएंगे कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई आपको परेशानी है ना, मुझे बताएंगे जल्द से जल्द। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आज जलवायु से संबंधित और कुछ मिट्टी से संबंधित बातें करी हैं। अगले अपने सेशन में कुछ और जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम ग्रिप अप करेंगे और उनसे रिलेटेड जो PYQ है उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है, कि कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको उत्तर दूंगा, रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति पीसेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए और साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।